अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका नमस्कार स्वागत दोस्तों, है। Welcome to स्वागत है आप Exam सभी का Stamper आपके Smart अपने Prep YouTube Academy। चैनल एग्जाम स्टैम्पर पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज की हमारी इस विशेष क्लास में मेरे साथ है हमारा ब्राइट स्टूडेंट राहुल। हेलो फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी सीरीज के पार्ट 3 के बाद आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। मैम, आज हम बचे हुए पूरे 50 सवाल यानी प्रश्न 151 से 200 तक सॉल्व करेंगे ना? बिल्कुल राहुल, आज हम एक एक प्रश्न, उसके सभी ऑप्शंस और उसकी पूरी व्याख्या को गहराई से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। प्रश्न 151, विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विदेशी कंपनियों के करों की चोरी को रोकना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक सेवकों के भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग का खुलासा करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखना और उसे प्रताड़ना से बचाना। ऑप्शन सी, चुनाव में धन बल के प्रयोग की शिकायत के लिए पोर्टल बनाना। ऑप्शन डी, गवाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना। मैम, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए। बहुत बढ़िया राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, ये कानून उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की जनहित में शिकायत करते हैं। इसके तहत सक्षम प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वो शिकायतकर्ता की पहचान उजागर न होने दे। प्रश्न 152, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, केंद्रीय गृह मंत्री। मैम, इसका आंसर ऑप्शन सी है, भारत के प्रधानमंत्री। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति सिफारिश करती है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। प्रश्न 153, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 ए। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338 बी। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। शाबाश, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, 89वें संशोधन द्वारा मूल अनुच्छेद 338 को विभाजित कर दिया गया। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए रह गया और 338 ए जोड़कर पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। प्रश्न 154, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए, 2500 रुपये। ऑप्शन बी, 5000 रुपये। ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। ऑप्शन डी, 15,000 रुपये। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है मैम। करेक्ट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, इस अधिनियम के तहत सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहने पर लोक सेवक पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रश्न 155, राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत किसी परिवाद की सुनवाई के लिए सुनवाई अधिकारी द्वारा सप्ताह में न्यूनतम कितने दिवस नियत किए जाने अनिवार्य हैं? ऑप्शन ए, 1 दिवस। ऑप्शन बी, 2 दिवस। ऑप्शन सी, 3 दिवस। ऑप्शन डी, पूरा सप्ताह। मैम, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवादों की सुनवाई हेतु सुनवाई अधिकारी को सप्ताह में न्यूनतम 2 दिवस नियत करना आवश्यक है। प्रश्न 156, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों को अनिवार्य और वैकल्पिक में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य सरकार के लिए स्वैच्छिक या वैकल्पिक है? ऑप्शन ए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना। ऑप्शन बी, पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। ऑप्शन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का निर्णय लेना। ऑप्शन डी, हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना या न देना राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर एक वैकल्पिक प्रावधान है। प्रश्न 157,
74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय स्वशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची 29 विषय, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची 18 विषय, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची 20 विषय, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची 18 विषय। मैम इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है मैम। वेरी गुड, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या 74वें संशोधन द्वारा भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए हैं। प्रश्न 158, राजस्थान में नगरीय प्रशासन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। दूसरा, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई थी। तीसरा, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मैम इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। परफेक्ट, उत्तर ऑप्शन डी है। व्याख्या, तीनों कथन सत्य हैं। मद्रास में पहला नगर निगम, राजस्थान में पहली नगरपालिका माउंट आबू और लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव माने जाते हैं। प्रश्न 159, दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार साथी पोर्टल के तहत कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ई सजग, ऑप्शन बी सीपी ग्राम्स, ऑप्शन सी चक्षु, ऑप्शन डी स्कोर्स। इसका जवाब ऑप्शन सी है। राइट आंसर, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, चक्षु पोर्टल नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेजेस की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। प्रश्न 160, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का मानक अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 30:1, ऑप्शन बी 40:1, ऑप्शन सी 50:1, ऑप्शन डी 25:1। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 40 छात्रों पर एक अध्यापक का अनुपात होगा। प्रश्न 161, किस समिति की अनुशंसा पर एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद समिति, ऑप्शन बी बीपी मंडल समिति, ऑप्शन सी जेएस वर्मा समिति, ऑप्शन डी एमएम पुंछी समिति। मैम इसका उत्तर ऑप्शन ए है। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक देश एक चुनाव की व्यावहार्यता का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसका उद्देश्य लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराना है। प्रश्न 160, भारत की संचित निधि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए इसमें केवल विदेशी सहायता राशि जमा होती है, ऑप्शन बी सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां इसमें जमा होती हैं और बिना संसद की अनुमति के धन नहीं निकाला जा सकता, ऑप्शन सी इसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा रखा जाता है, ऑप्शन डी ये राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में होती है और इससे तुरंत पैसा निकाला जा सकता है। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। सही पकड़ा, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि में सरकार की मुख्य आय जमा होती है और संसद की मंजूरी के बिना इसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न 163, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त करने में असफल रहता है और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत क्या किया जाता है? ऑप्शन ए चुनाव रद्द कर दिया जाता है और नया चुनाव होता है, ऑप्शन बी सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरी वरीयता के अनुसार शेष उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय विजेता का फैसला करता है, ऑप्शन डी लोकसभा साधारण बहुमत से किसी एक को चुन लेती है। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, यदि कोई उम्मीदवार कोटा पार नहीं करता है तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर उसके मतपत्र पर दर्ज द्वितीय वरीयता के अनुसार वोट बचे हुए उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। प्रश्न 164, संसद में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए सदस्यों को निलंबित करने के लिए, ऑप्शन बी जब समय की कमी के कारण बजट की अनुदान मांगों पर बिना चर्चा किए सीधे मतदान करवा लिया जाता है,
ऑप्शन सी संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जारी राष्ट्रपति का आदेश। ऑप्शन डी प्रश्नकाल के दौरान हंगामा होने पर सदन को स्थगित करना। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, विधायी प्रक्रिया में जब आवंटित समय समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष बचे हुए सभी खंडों को एक साथ रखकर बिना चर्चा के मतदान के लिए रख देता है। इसे गिलोटिन कहते हैं। प्रश्न 165। कथन ए, भारत में मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। कारण आर, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसे वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतदान का अधिकार मूल अधिकार नहीं है बल्कि ये एक वैधानिक अधिकार है। प्रश्न 166। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये संवैधानिक निकाय हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। ऑप्शन बी, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं और इनका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन डी, राजस्थान मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। इसका उत्तर ऑप्शन सी है मैम। राइट, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, क्षेत्रीय परिषदीय वैधानिक निकाय हैं। सभी 5 परिषदों का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। प्रश्न 167। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने भारत का चढ़ाने वाला भ्रम क्यों कहा था? ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक सलाहकारी निकाय है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है और इसके पास अपनी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है। ऑप्शन सी, क्योंकि इसे केवल आतंकवादियों के मानवाधिकारों की चिंता है। ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी स्थापना असंवैधानिक तरीके से हुई थी। इसका जवाब ऑप्शन बी है मैम। शाबाश राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, मानवाधिकार आयोग के पास दंड देने या अपने फैसलों को लागू कराने की कोई शक्ति नहीं है। इसी दंतहीन प्रकृति के कारण इसे ऐसा कहा गया। प्रश्न 168। भारत सरकार द्वारा हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को कौन सा विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, राजभाषा। ऑप्शन बी, शास्त्रीय भाषा। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा। ऑप्शन डी, शिक्षा की एकमात्र माध्यम भाषा। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी, शास्त्रीय भाषा है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अक्टूबर 2024 में सरकार ने इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अब कुल संख्या 11 हो गई है। प्रश्न 169। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन बी, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद के लिए पात्र नहीं होता है। ऑप्शन सी, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन डी, पुनः यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी है। करेक्ट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 319 स्पष्ट करता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन किसी भी रोजगार या लाभ के पद के लिए पात्र नहीं होगा ताकि वो निष्पक्ष काम कर सके। प्रश्न 170। स्कोर्स पोर्टल मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए, बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के लिए। ऑप्शन बी, पूंजी बाजार के निवेशकों की कंपनियों और ब्रोकरों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायतों के निवारण के लिए। ऑप्शन सी, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन विवादों के लिए। ऑप्शन डी, मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए। मैम इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। बहुत अच्छे, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, ये सेबी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां शेयर बाजार के निवेशक सूचीबद्ध कंपनियों और ब्रोकर्स के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न 171।
अनुच्छेद 134 ए के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ये प्रमाणित करना कि किसी व्यक्ति की नागरिकता वैध है। ऑप्शन बी, ये प्रमाणित करना कि संबंधित मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है और वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। ऑप्शन सी, ये प्रमाणित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: जब उच्च न्यायालय को लगता है कि मामले में कानून की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है तो वो प्रमाणपत्र जारी करता है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रश्न 172, प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्यों के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, वो पूरे 5 साल के लिए लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन बी, वो केवल धन विधेयक पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त होता है। ऑप्शन सी, वो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव संचालित करता है। ऑप्शन डी, वो राज्यसभा की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। मैम इसका उत्तर ऑप्शन सी है। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक को अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नए सांसदों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है। प्रश्न 173, शून्यकाल के दौरान सदस्य किस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं? ऑप्शन ए, केवल वे मुद्दे जिन पर 15 दिन का नोटिस दिया गया हो। ऑप्शन बी, केवल बजट संबंधी मुद्दे। ऑप्शन सी, बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रीय या लोक महत्व के तात्कालिक मुद्दे। ऑप्शन डी, केवल निजी विधेयक। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैम। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है। ये एक अनौपचारिक भारतीय संसदीय नवाचार है जिसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रासंगिक जनता के मुद्दे उठा सकते हैं। प्रश्न 174, सूची 1, पी नीतिगत कटौती, क्यू अर्थगत कटौती, आर सांकेतिक कटौती। सूची 2, 1, मांग की राशि में एक निश्चित सीमा तक कटौती करना। 2, मांग में 100 रुपये की कटौती करना। 3, अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपये कर देना। ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए, P3Q1 R2। ऑप्शन बी, P1 Q2 R3। ऑप्शन सी, P2Q3 R1। ऑप्शन डी, P3Q2 R1। मैम इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या: नीतिगत कटौती में मांग 1 रुपये कर दी जाती है। अर्थगत कटौती में एक निश्चित राशि कम की जाती है। सांकेतिक कटौती में केवल 100 रुपये काटे जाते हैं। प्रश्न 175, यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए, केवल प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों को छोड़कर बाकी सबको इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन सी, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति नए सिरे से चुनाव की घोषणा करते हैं लेकिन मंत्री पद पर बने रहते हैं। मैम इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। बहुत सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: अनुच्छेद 75 सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्थापित करता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न 176, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन बी, विधानसभाओं के सभी सदस्य मतदान करते हैं। ऑप्शन सी, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें केवल निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। ऑप्शन डी, भारत की सभी केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। मैम इसका उत्तर ऑप्शन सी है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: राज्यसभा चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। प्रश्न 177, कथन ए, 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का आवंटन 2026 तक स्थिर कर दिया गया है। कारण आर, इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में किए गए प्रयासों के कारण उन्हें प्रतिनिधित्व के नुकसान से बचाना था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या: 84वें संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों को फ्रीज कर दिया।
इसका कारण ये था कि परिवार नियोजन में सफल रहे दक्षिणी राज्यों को संसद में अपनी सीटें खोने का डर था। प्रश्न 178 अनुच्छेद 16(4)(b) यानी 81वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पदोन्नति में आरक्षण से, ऑप्शन बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण से, ऑप्शन सी आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए 50% की आरक्षण सीमा में छूट से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से। इसका जवाब है ऑप्शन सी मैम। सही उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या 81वां संशोधन में अनुच्छेद 16 में अग्रनयन के सिद्धांत को मान्यता दी। इसके तहत पिछले वर्ष की खाली बची आरक्षित सीटों को अगले वर्ष भरा जा सकता है, भले ही वो 50% की सीमा पार कर जाए। प्रश्न 179 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अविशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई हैं? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडलों को, ऑप्शन बी केंद्र यानी संसद को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के स्वविवेक पर छोड़ दी गई हैं। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। शाबाश उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारत में वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची किसी में भी नहीं आते, उन पर कानून बनाने का अधिकार विशेष रूप से संसद को दिया गया है। प्रश्न 180 जाति आधारित जनगणना की मांग के संदर्भ में 2011 की सबसे बड़ी खामी क्या मानी गई? ऑप्शन ए इसमें केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था, ऑप्शन बी बिना तय ढांचे के डेटा लेने और स्वघोषणा के कारण लाखों गलत प्रविष्टियां हो गई, जिससे जातियों का वर्गीकरण असंगत हो गया, ऑप्शन सी इसमें केवल उच्च जातियों का डेटा एकत्र किया गया था, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी मैम। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या 2011 की जनगणना की प्रमुख खामी ये थी कि डेटा बिना किसी मानकीकृत सूची के लिया गया। स्वघोषणा के कारण 46 लाख से अधिक भिन्न भिन्न जातियां दर्ज हो गईं। प्रश्न 181 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? ऑप्शन ए दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन सी सहकारी समितियां, ऑप्शन डी अधिकरण। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा मैम। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके तहत संविधान में भाग 9(b) जोड़ा गया। प्रश्न 182 भारत के किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी JM लिंगदोह, ऑप्शन सी SY कुरैशी, ऑप्शन डी TN शेषन। मैम इसका आंसर ऑप्शन डी है। वेरी गुड उत्तर ऑप्शन डी है। व्याख्या TN शेषन जो अपने कार्यकाल में कड़े चुनाव सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने 1997 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। प्रश्न 183 यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है और इसी बीच लोकसभा भंग हो जाती है, तो विधेयक का क्या होगा? ऑप्शन ए वो विधेयक स्वतः ही कानून बन जाएगा, ऑप्शन बी वो व्यपगत या समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी वो नई लोकसभा में सीधे मतदान के लिए जाएगा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश जारी करेगा। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी है। बिल्कुल उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या अनुच्छेद 107 के नियमों के अनुसार यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है, तो लोकसभा के भंग होने पर वो विधेयक लैप्स हो जाता है। प्रश्न 184 कथन ए 100वें संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। कारण आर अनुच्छेद 3 के तहत सामान्य कानून बनाकर भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए बेरूबाड़ी वाद के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनिवार्य है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए है मैम। करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या 1960 के बेरूबाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि भारतीय क्षेत्र विदेश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। इसी कारण भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। प्रश्न 195 विकसित भारत 2047 के विजन के संबंध में नीति आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन ए इसके लिए केवल विदेशी ऋण जुटाना,
ऑप्शन बी, इसका विजन दस्तावेज और विस्तृत रोड मैप तैयार करना तथा राज्यों को जोड़ना। ऑप्शन सी, भारत के संविधान को फिर से लिखना। ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजनाओं को दोबारा लागू करना। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। शाबाश, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, नीति आयोग विकसित भारत 2047 के लिए मुख्य नोडल एजेंसी है जो इसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है और राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रश्न 196, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग भारत में निम्नलिखित में से किसके चुनाव में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषदों के सदस्य। ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य। इसका उत्तर ऑप्शन डी है मैम। राइट, उत्तर ऑप्शन डी है। व्याख्या, भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अग्रता ही विजेता प्रणाली से होते हैं, जबकि राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है। प्रश्न 197, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर DS कोठारी। ऑप्शन बी, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। ऑप्शन सी, प्रो यशपाल। ऑप्शन डी, सैम पित्रोदा। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। प्रश्न 198, ई-सजग पोर्टल निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित है जिसका उद्देश्य आंतरिक सतर्कता और भ्रष्टाचार रोकना है? ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। ऑप्शन बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ऑप्शन सी, नीति आयोग। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका उत्तर ऑप्शन बी है मैम। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, ई-सजग पोर्टल भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा संचालित एक आधिकारिक पोर्टल है। प्रश्न 199, संविधान सभा में शामिल देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, वे वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे जनता से चुने गए थे। ऑप्शन बी, उनका चयन परामर्श व पारस्परिक सहमति के आधार पर किया गया था, यानी वे मनोनीत थे। ऑप्शन सी, उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, देशी रियासतों ने संविधान सभा का पूर्ण बहिष्कार किया था। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी, मनोनीत है। राइट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों का चयन शासकों द्वारा मनोनयन से होना था। प्रश्न 200, अनुच्छेद 35 के तहत मूल अधिकारों से संबंधित कुछ विशेष विधान बनाने की शक्ति केवल किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, भारत की संसद। ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल। इसका जवाब ऑप्शन सी है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 35 ये प्रावधान करता है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से भारत की संसद के पास होगी ताकि पूरे देश में एक रूपता बनी रहे। प्रश्न 201, भारत में स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, मेयो का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी है। वेरी गुड, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न 202, नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, उत्तराखंड और केरल। ऑप्शन डी, गुजरात। इसका आंसर ऑप्शन सी है मैम। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में उत्तराखंड और केरल ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न 203, निम्नलिखित में से कौन सा कर अनुच्छेद 269 के अंतर्गत आता है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है? ऑप्शन ए, आयकर। ऑप्शन बी, निगम कर। ऑप्शन सी, समाचार पत्रों की खरीद बिक्री और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। ऑप्शन डी, सेवा कर। इसका उत्तर ऑप्शन सी है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 269 के तहत वे कर आते हैं जिन्हें केंद्र लगाता है परंतु राज्यों में बांट देता है। इसमें समाचार पत्रों की खरीद बिक्री और विज्ञापनों पर कर शामिल है। प्रश्न 204, वामन राव मामला 1981 सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ा है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची और मूल संरचना के सिद्धांत से, ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून की वैधता से, ऑप्शन डी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से। मैम इसका जवाब ऑप्शन बी है। एकदम सही उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या वामनराव वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानूनों पर लागू होगा। प्रश्न 205 कथन ए भारत में अध्यादेश जारी करना कार्यपालिका की एक असाधारण विधायी शक्ति है। कारण आर इसका उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तत्काल विधायी कार्यवाही की अत्यंत आवश्यकता हो। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है मैम। करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या दोनों कथन सही हैं। अध्यादेश एक संवैधानिक अपवाद है। इसका मूल उद्देश्य शासन को किसी आकस्मिक संकट से उबारना है जब संसद सत्र में न हो। प्रश्न 196 संसदीय सचिवों की नियुक्ति और लाभ के पद के विवाद के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दिल्ली से किस प्रकार भिन्न थी। ऑप्शन ए राजस्थान में संसदीय सचिवों को सीधे कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन बी राजस्थान अधिनियम 1956 ने स्पष्ट रूप से संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद की अयोग्यता से छूट दी थी जबकि दिल्ली के मूल अधिनियम में ऐसी छूट नहीं थी। ऑप्शन सी राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी दिल्ली में संसदीय सचिवों को वेतन नहीं मिलता। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया राहुल उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि दिल्ली के कानून में संसदीय सचिव को छूट नहीं थी। इसके विपरीत राजस्थान के कानून में इस पद को लाभ के पद से छूट प्राप्त थी। प्रश्न 197 अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन ए ये नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी ये केवल उच्च न्यायालयों के आपराधिक निर्णयों के विरुद्ध दायर की जा सकती है। ऑप्शन सी ये एक विवेकाधीन शक्ति है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है। ऑप्शन डी ये राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली क्षमा याचिका है। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैम। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को ये विवेकाधीन शक्ति देता है कि वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति दे सके। प्रश्न 198 किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए 97वां संशोधन। ऑप्शन बी 99वां संशोधन। ऑप्शन सी 101वां संशोधन। ऑप्शन डी 103वां संशोधन। मैम इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में जीएसटी लागू किया गया। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 279A जोड़ा गया जो राष्ट्रपति को परिषद गठित करने का अधिकार देता है। प्रश्न 199 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। ऑप्शन बी एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ऑप्शन सी केवल एक अध्यक्ष और एक सचिव। ऑप्शन डी एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी है। एकदम सही उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों की संरचना समान है। इनमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न 200 राजस्थान में वर्तमान में कितनी त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 7 नगर निगम 34 नगर परिषदें 150 नगर पालिकाएं। ऑप्शन बी 10 नगर निगम 51 नगर परिषदें 248 नगर पालिकाएं। ऑप्शन सी 5 नगर निगम 20 नगर परिषदें 100 नगर पालिकाएं। ऑप्शन डी 33 नगर निगम 33 नगर परिषदें 33 नगर पालिकाएं। उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या राजस्थान में नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में 10 नगर निगम 51 नगर परिषदें और 248 नगर पालिकाएं कार्यरत हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने हमारी इस क्लास के प्रश्न 151 से 200 तक के सभी 50 प्रश्नों और उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कवर कर लिया है।
जी मैम, आज के सभी 50 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये मैराथन क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल एग्जाम स्टैम्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।